आज की कहानी है एक ऐसे आदमी के बारे में जो अचानक एक रहस्यमयी दुनिया में पहुंच जाता है। वहां ना कोई इंसान होते हैं और ना ही कोई सिविलाइजेशन। वहां बस एक घना जंगल है और उसमें रहने वाले भयानक और खूंखार मॉन्स्टर्स। इसके बावजूद भी उसने वहां 1,000 साल तक सरवाइव किया। उसके लिए हर दिन एक जंग थी और हर रात एक डर। लेकिन उसी जंगल में वो इतना पावरफुल बन गया जितना शायद किसी ने सोची ना होगी। और फिर एक दिन वो वापस आता है अर्थ पर। लेकिन ये अर्थ अब वैसी नहीं रही। अब खुद पृथ्वी पर हमला हो चुका है। खूंखार मॉन्स्टर्स ने इस दुनिया को तबाह करना शुरू कर दिया है। अब सवाल ये है कि क्या ये आदमी जो 1,000 साल से अकेला लड़ता आ रहा है, क्या अब ये पूरी दुनिया को बचा पाएगा? क्या उसकी ताकत काफी होगी इन टेरिफाइंग मॉन्स्टर्स को रोकने के लिए, या फिर ये लड़ाई उसकी लिमिट्स को तोड़ देगी? तो चलिए बिना किसी देरी के ये कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी कोरिया के एक नॉर्मल दिन से शुरू होती है। लोग अपनी अपनी जिंदगी में बिजी हैं, कोई कैजुअली वॉक कर रहा है, कोई काम से जा रहा है, और वहां बीच में जो लड़का है वही है हमारा प्रोटेगोनिस्ट। ध्यान से देखने पर वो थोड़ा हैंडसम भी लगता है, लेकिन सच में अगर वो ऐसे ही फोन यूज करता रहा तो वो किसी दिन रीइंकारनेट हो जाएगा। वो फोन देखते हुए इतना डिस्ट्रैक्टेड था कि वो सीधा एक आदमी से टकरा गया। उस आदमी ने उसे भला बुरा कहा, जो काफी हद तक सही था, और हमारा हीरो किसी अच्छे बच्चे की तरह उससे माफी मांगने लगा। यही थी उसकी बोरिंग लाइफ। लेकिन जब वो खुद से कंप्लेन कर रहा था कि उसकी जिंदगी कितनी बोरिंग है, तभी एक जोरदार और अजीब सी आवाज आई जिसने पूरे एरिया को हिला दिया और सब लोग वहीं रुक गए। कोई समझ भी नहीं पाया था कि आखिर हुआ क्या है कि तभी बूम, एक और एक्सप्लोजन हुआ और एक बड़ी सी पीली लाइटनिंग जमीन पर गिरी और कई लोग वहीं जल गए। सब डर के मारे अपनी जगहों पर जम गए। वो ब्लास्ट इतना तेज था कि गाड़ियां ऐसे उड़ गईं जैसे वो कागज की बनी हो, और जैसे इतना काफी नहीं था, अब और भी लाइटनिंग गिरने लगी। लेकिन ये कोई नॉर्मल लाइटनिंग नहीं थी। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। अभी कुछ देर पहले तो सब नॉर्मल था, मगर अब ये एक लाइटनिंग अपोकलिप्स बन चुका था। सोचो एक लाइटनिंग बोल्ट कितना तबाही कर सकता है। अब उस नंबर को 10,000 से गुणा कर दो। हमारा बेचारा प्रोटेगनिस्ट भी उन हजारों लोगों में से एक था जो जान बचाने के लिए भाग रहा था। उसके पास एक लड़की भी भाग रही थी और उसने सोचा कि अब शायद वह जिंदगी में पहली बार किसी के काम आ सकता है। उसने उसे चिल्लाकर कहा कि वो उसके साथ किसी सेफ जगह पर चले। लेकिन उस लड़की की किस्मत अच्छी थी। एक एम्बुलेंस आई और उसे उठाकर ले गई। अब उसे ना दौड़ना पड़ा और ना ही कभी उसे दौड़ने की जरूरत होगी। दूसरी तरफ हमारा लड़का फिर से आंसुओं के साथ दौड़ने लगा। लेकिन किस्मत की माया अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि सामने से एक बड़ा ट्रक आ रहा था जो शायद उसे किसी और डिमेंशन में भेजने वाला था। पर उससे पहले कि ट्रक उसे कुचल दे, एक सफेद फ्लैश हुआ और वो एक पोर्टल में खिंच गया। फिर से एक लाइटनिंग बोल्ट गिरा, लेकिन इस बार एक अलग जगह पर, जहां रात थी। पता नहीं कितनी देर बीती, लेकिन एक चीज तय थी, वो जिंदा था। जब उसे होश आया तब भी वो उस ट्रक वाले सीन से कंफ्यूज्ड था। लेकिन उसका ध्यान जल्द ही दूसरी चीजों पर गया और उसने सोचा कि वो आखिर किस जगह आ गया है। जब उसने ऊपर देखा तो उसने पाया कि आसमान में जो बर्ड्स उड़ रही हैं वो किसी हॉरर गेम के मॉन्स्टर्स जैसी थीं। और वहां दो चांद थे जो बिल्कुल भी उस दुनिया का हिस्सा नहीं थे जिसे वो जानता था। ये रियलाइजेशन उसे पहले की लाइटनिंग से भी ज्यादा जोर से टकराई, और उसकी हालत तो और भी खराब थी, क्योंकि उसे बहुत ठंड लग रही थी और उसका पूरा शरीर जम रहा था। अब ये बात बिल्कुल क्लियर थी, ये तो अर्थ नहीं है। ऊपर देखकर उसे और कंफ्यूजन हुई, क्योंकि वहां चारों तरफ मॉन्स्टर्स थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, और सबसे बड़ी बात, उसके पास कपड़े भी नहीं थे। थोड़ी देर बाद वो लड़का उठता है और खुद को एक विशाल बेर के सामने पाता है। वो बहुत हैरान होता है, लेकिन कुछ सेकंड्स में ही उस पर एक वुल्फ का झुंड हमला कर देता है। अब सीन कट होता है एक डॉक्टर की तरफ, जो कुछ डेटा एनालाइज कर रहा होता है और हमारे प्रोटैगनिस्ट की बातें कंफर्म करने के लिए उसकी बात दोहराता है कि जब वो लड़का होश में आया, वो एक ऐसी प्लेनेट पर था जहां दो चांद थे और वहां एक जंगल था जिसमें भयानक मॉन्स्टर्स थे। डॉक्टर सोचता है कि अगर ये सच है तो वो जिंदा लौटकर कैसे आया। दूसरी तरफ लड़का किसी बात को लेकर घबराया हुआ लगता है। फिर एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वो बेर मारा गया था और वो वुल्व्स उसे खा रहे थे। हमारा प्रोटैगनिस्ट ये सब देखकर बुरी तरह डर गया था। तभी एक व्हाइट वुल्फ उसके पीछे आ गया। वो अचानक उस क्रीचर को नोटिस करता है और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है। उसने भागने में पूरी जान लगा दी। तभी एक सिस्टम उसे इन्फॉर्म करता है कि उसकी कॉन्स्टिट्यूशन अब लेवल 1 हो गई है। ये सब देखकर वो बहुत कंफ्यूज्ड होता है, लेकिन तभी वो एक पत्थर से टकराकर गिर जाता है और एक क्लिफ से नीचे लुढ़कने लगता है। पर जैसे तैसे वो कुछ बुशेस को पकड़कर खुद को गिरने से बचा लेता है। वो उस आवाज के बारे में सोचने लगता है और तभी उसे सामने एक फ्रूट दिखता है। वो बोलता है कि उसे बहुत भूख लगी है और वो सोचता है कि ये खाने लायक हैं या नहीं। लेकिन जब वो साइड में देखता है तो कुछ चींटियां उन फ्रूट्स को खा रही होती हैं। बिना किसी रिग्रेट के वो उन्हें खाने लगता है। लेकिन उसी वक्त बुशेस में कोई आवाज होती है और एक क्रीचर जिसकी आंखें बहुत स्केरी थीं, वो उसे घूर रही होती है। फिर एक जायंट स्नेक उस पर हमला करता है, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में वो सांप एक जायंट फ्रॉग द्वारा निगल लिया जाता है। वो लड़का ये सब देखकर अभी भी यकीन नहीं कर पाता। ये जगह उसे पागल कर रही थी।
समय बीतता गया और अब उसे उस जगह पर आए हुए 67 दिन हो चुके थे। इसके अलावा जो वुल्व्स का पैक उसे पहले मिला था, वो अब भी उसका पीछा कर रहा था और उन्होंने अभी तक हार नहीं मानी थी। इसलिए लड़का डरता था कि कहीं वो कभी भी अचानक उस पर हमला न कर दें। ऊपर से जंगल में वुल्व्स से भी ज्यादा खतरनाक चीजें थीं, इसलिए उसे फिर से उसके लिए कोई सेफ जगह ढूंढनी थी। फिर से समय बीता और अब उसे वहां 1 साल हो चुका था। ऊपर देखते हुए प्रोटैगनिस्ट को एक बड़े केले का गुच्छा दिखा, तो उसने उसमें से एक केला तोड़ लिया। तभी सिस्टम ने उसे अलर्ट किया कि उसकी स्ट्रेंथ अब लेवल 1 हो गई है और यह साफ दिख रहा था कि लड़का अब काफी ताकतवर हो चुका था। शायद उन सारी घटनाओं के नतीजे से वो अब इस जगह को अडेप्ट कर चुका है, लेकिन फिर भी वो वुल्फ कब अब भी उसका पीछा करता रहा। इसीलिए वो अब उसका इतना आदी हो गया कि जब वो आसपास नहीं होता था तो उसे उसकी कमी महसूस होती थी। इसी बीच लड़के को अपनी पीठ पर कुछ गिरता हुआ महसूस हुआ। ऊपर देखकर उसे कुछ नजर आया और उसका एक्सप्रेशन अचानक बदल गया, क्योंकि सामने से एक जायंट गोरिल्ला उस पर सीधा चार्ज कर रहा था। लेकिन फिर भी हमारा हीरो उस अटैक से बचने में सफल रहा और जिस टहनी पर गोरिल्ला ने लैंड किया, वो उसका भार नहीं सह पाई। नतीजतन गोरिल्ला नीचे गिरने लगा और वो उसी दिशा में गिर रहा था जहां वो वुल्फ था और उसे टक्कर लग गई। प्रोटैगनिस्ट ये सब देख रहा था। कुछ देर बाद गोरिल्ला फिर से उठ खड़ा हुआ और उस घायल वुल्फ की तरफ चार्ज करने लगा। लेकिन तभी प्रोटैगनिस्ट पहले ही उसकी तरफ बढ़ चुका था और उसने उसकी आई पर अटैक कर दिया। लेकिन इतना काफी नहीं था और गोरिल्ला ने लड़के को उठाकर फेंक दिया। लड़का एक पेड़ से टकराया। जल्दी ही वो मॉन्स्टर फिर से उस पर चार्ज करने लगा। गुस्से में हमारे हीरो ने कहा कि ये उसका एक बेवकूफी भरा कदम था। सीन कट होती है और डॉक्टर पूछते हैं कि क्या प्रोटैगनिस्ट ने सच में ये सब किया था। लड़के ने बताया कि वो अब टेरिटोरियल फाइट्स से भाग नहीं सकता था, क्योंकि इससे कुछ भी हल नहीं होता। जहां भी वो जाता वहां हमेशा कोई रूलर होता। वापस सीन में प्रोटैगनिस्ट पर गोरिल्ला हमला करने ही वाला था, लेकिन तभी वो वुल्फ आ गया जिसने उसे प्रोटेक्ट किया। तभी हमारा लड़का अनकॉन्शियस हो गया, जबकि पूरा वुल्फ पैक उस गोरिल्ला पर हमला करने लगा। उसे सच में लगा था कि उसकी अब मौत निश्चित है, लेकिन जब वो अनकॉन्शियस था तब वुल्व्स ने उस पर हमला नहीं किया। शायद क्योंकि उन्हें लगा कि उसने पहले उस कब को बचाया था और वो कब उन वुल्व्स के लीडर का बेटा था। उस घटना के बाद फिर समय बीता और वो वुल्व्स किसी लोकेशन की तरफ दौड़ रहे थे। उनके साथ साथ हमारा प्रोटैगनिस्ट भी दौड़ रहा था। एक तरफ देखते हुए उसने नोटिस किया कि उसका दोस्त थक चुका है, तो उसने उसे उठा लिया और वो उसे कैरी करने लगा। फिर से समय बीता और अब उस लड़के को वहां 2 साल हो चुके थे। ऐसा लगने लगा कि वुल्व्स ने अब उसे अपने पैक में शामिल कर लिया था। अब 3 साल बीत चुके थे जब से वो यहाँ आया था और वो अब अपनी क्लाइंबिंग स्किल्स डेवलप कर रहा था। लेकिन फिर भी वो उस जंगल में ही था और वो अब तक उस जगह से एस्केप नहीं कर पाया था और उसे कोई सिविलाइजेशन भी नहीं मिली थी। इसलिए अब वो वुल्फ फैमिली का हिस्सा बन चुका था और उनके साथ टेरिटोरियल बैटल्स में हिस्सा लेता था अपने फैमिली की सर्वाइवल के लिए। फिर से समय बीता और अब उसे वहां आए हुए 120 साल बीत चुके थे। इसलिए उसे लगने लगा कि वो उस ग्रह का आखिरी इंसान है। एक लगातार चलने वाली बैटल में उसने और भी दोस्त बनाए, लेकिन फिर भी उसने कुछ साथियों को खो दिया। उसे अब याद नहीं था कि वो कितने सालों से स्ट्रैंडेड है। ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों साल बीत चुके हैं और वो सोच रहा था कि वो अब तक जिंदा कैसे है। तभी डॉक्टर ने पूछा कि जब वो वुल्व्स का राजा बन गया तब तक लगभग 500 साल बीत गए थे, तो क्या उसे तब भी कोई सिविलाइजेशन नहीं मिली थी। इसलिए वो जानना चाहते थे कि उसने प्लेनेट अर्थ पर वापसी कैसे की। तब लड़के ने बताया कि उसने लूनर हिल के लिए गोरिल्ला रेस के खिलाफ वॉर शुरू कर दी थी। एक जायंट बैटल शुरू हुआ और प्रोटैगनिस्ट भी उसमें शामिल था। उसने एक गोरिल्ला की तरफ चार्ज किया, लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ और उसे एक फ्लैश के साथ फिर से टेलीपोर्ट कर दिया गया और जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो वो किसी दूसरी जगह पर था। इसी बीच एक लड़की एक रेडियो को एनालाइज कर रही थी और कह रही थी कि यहाँ कुछ बहुत अजीब हो रहा है, क्योंकि यहाँ डायमेंशनल एनर्जी का लेवल बहुत ज्यादा था। तभी एक और बंदे ने उस लड़की से कहा कि वो कोऑर्डिनेट्स को पोर्टल कंट्रोल टीम को भेज दे और लड़की ने वैसा ही किया जैसा उसने कहा था। मगर तभी उस पल एक पोर्टल खुलना शुरू हो जाता है। इस कारण से सभी लोग उस इलाके से भागने लगते हैं और एक एक्सप्लोजन होता है। उस कलिजन की वजह से सब लोग जमीन पर गिर जाते हैं। वो हैरान हो जाते हैं क्योंकि एक पोर्टल सच में खुल गया था। एक लड़का जो बहुत डरा हुआ था वो कहता है कि वो मरना नहीं चाहता, जबकि वो लड़की पहले से ही अटैक के लिए तैयार खड़ी होती है और सबसे कहती है कि वो उनके लिए जितना हो सके उतना समय खरीदेगी ताकि बाकी लोग भाग सकें। फिर वो लड़का हेडक्वार्टर से रिक्वेस्ट करता है कि उस लोकेशन पर इमरजेंसी रिइंफोर्समेंट्स भेजे जाए। उसी समय वो पोर्टल लड़की के सामने होता है और वो मन ही मन मॉन्स्टर को पोर्टल से बाहर आने को कहती है ताकि वो उसके टुकड़े कर सके। तभी उस पोर्टल से एक आदमी की सिलुएट बाहर आती है और जो कुछ लड़की ने देखा उससे वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और डर से पैरालाइज्ड हो जाती है। तभी हमारा हीरो जोर से चिल्लाता है और पोर्टल से बाहर आता है। उसी वक्त लड़की प्रोटैगनिस्ट के पास पहुंचती है और दूसरा लड़का हैरान रह जाता है क्योंकि वो वाकई में एक इंसान था। लड़की सोचती है कि जो फोर्स उसने अभी महसूस की वो क्या था, क्योंकि ऐसा प्रेशर उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था, यहाँ तक कि हाई लेवल डंजन्स के मॉन्स्टर्स के खिलाफ भी नहीं। वो सोचने लगती है कि आखिर ये प्रोटैगनिस्ट है कौन।
आखिरकार स्थिति रिजॉल्व हो जाती है और वो लड़का एक रिटर्नी था, इसलिए तुरंत एम्बुलेंस बुलाने की जरूरत होती है। फिर सीन कट होता है और प्रोफेसर दिखाए जाते हैं जो लड़के का धन्यवाद करते हैं। उसका टेस्टिमोनी और मेडिकल एग्जामिनेशन को अवेकेंट सेंट्रल ऑफिस के साथ शेयर किया जाएगा और यह भी लग रहा था कि उसकी हालत ठीक थी और कुछ ही दिनों में उसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। थोड़ी देर बाद लड़का फिर से डॉक्टर को बुलाता है और कहता है कि यह पहली बार है जब उसने 1000 सालों में किसी सिविलाइज्ड बीइंग से बात की है, इसलिए वो उसका धन्यवाद करता है कि उसने उसकी कहानी सुनी। डॉक्टर बताता है कि उसने एक बहुत वैल्यूएबल स्टोरी शेयर की है, इसलिए धन्यवाद तो उन्हें करना चाहिए। फिर वो रूम से निकल जाता है और चलते हुए सोचता है कि वो लड़का बहुत इंटरेस्टिंग पेशेंट था और उसकी कहानी इतनी विविडली डिटेल्ड थी कि वो एक ग्रेट नॉवलिस्ट बन सकता था। फिर सीन अवेकेंड सेंट्रल ऑफिस में कट होता है, जहां एक लड़की पूछती है कि क्या उन्हें पूरा यकीन है कि ये जानकारी सही है, क्योंकि कुछ तो ठीक नहीं लग रहा। वो लड़का पूछता है कि क्या गड़बड़ है, तो लड़की बताती है कि कार्ड पर लिखा है कि वो एक एफ रैंक है। वो आदमी समझाता है कि वो एक रेयर एफ रैंक पेशेंट है और ये सच में एक शेम की बात है, क्योंकि अगर वो ई रैंक होता तो उसे सरकारी डिसेबिलिटी बेनिफिट मिल जाता। लड़की प्रोटैगनिस्ट के कार्ड को देखती है और सोचती है कि अगर वो एफ रैंक है तो वो एक आम इंसान है, तो फिर वो पोर्टल से कैसे पार कर गया और क्या उन्हें पक्का यकीन है कि ये कोई मिस्टेक नहीं है। वो लड़का जवाब देता है कि शायद वो बहुत लकी था और वो फिसल कर निकल गया और बाय चांस उसे रिटर्न्ड स्टोन मिल गया। वो बताता है कि उसने अभी अभी डॉक्टर की रिपोर्ट प्राप्त की है और पूछता है कि क्या लड़की उसे पढ़ना चाहती है। लड़की वो जानकारी पढ़ना शुरू करती है जिसमें लिखा होता है कि उसे पीटीएसडी था, यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। फ्रैंकली ये रिटर्नीज में काफी कॉमन है। ऊपर से वो इस तरह बिहेव कर रहा था जैसे वो कोई वुल्फ हो। प्रोटैगनिस्ट के एक्सप्रेशन को याद करते हुए लड़की सोचती है कि क्या ये उसकी इमेजिनेशन थी। फिर वो पूछती है कि क्या ये वही डॉक्यूमेंटेशन है उस रिटर्नी की जिसका नाम पार्क है। आदमी पुष्टि करता है कि हाँ, ये वही है और वो ये भी कहता है कि चाहे वो एफ रैंक ही क्यों ना हो, लेकिन उसका इलाज एक रिटर्नी की तरह ही होना चाहिए। तो यहाँ हमें पता चलता है कि हमारे हीरो का नाम पार्क है। फिर लड़की कहती है कि वो इस इंफॉर्मेशन को उसे पर्सनली डिलीवर करना चाहती है। आदमी जानना चाहता है क्यों, तो लड़की कहती है कि वो इस इंफॉर्मेशन को अपनी आंखों से कंफर्म करना चाहती है। अब 2 हफ्ते बीत चुके थे जब से वो लड़का अर्थ पर वापस आया था। 1000 साल किसी और दुनिया में बिताते हुए वो किसी भी समय फिर से वापस अपनी अर्थ पे जाना चाहता था, लेकिन अब जब वो लौट आया है तो उसे सब कुछ बहुत अजीब लग रहा है और इसी वजह से उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब से उसे कैसे जीना चाहिए। थोड़ी देर बाद एक लड़की आती है और बताती है कि उसके खाने का समय हो गया है। वो उसे खाना देती है और लड़का शायद भूखा था, इसलिए उसे तुरंत खाना चाहिए था। उसके बाद एक और लड़की आती है जो देखती है कि प्रोटैगनिस्ट थोड़ा अलग तरीके से खा रहा है। फिर पार्क नोटिस करता है कि लड़की उसके पास खड़ी है। ये खुलासा होता है कि उसका नाम चोई है और वो अवेकेंट सेंट्रल ऑफिस से है। पार्क उसे सूंघते हुए कहता है कि उसकी ये महक और उसके ये ब्लॉन्ड बाल उसे काफी जाने पहचाने लग रहे थे। वो जवाब देती है कि वही पहली इंसान थी जिससे उसकी मुलाकात हुई थी जब वो लौटा था। चोई को लगता है कि जब वो पोर्टल से बाहर आया था तो वो सच में एक प्रेडेटर जैसा लग रहा था, लेकिन शायद उसकी सेंसरी एबिलिटी में कुछ गड़बड़ थी। खाना खत्म करने के बाद पार्क कहता है कि खाना बहुत टेस्टी था और वो पूछता है कि ये अवेकेंट सेंट्रल ऑफिस क्या है। तब लड़की पूछती है कि वो उससे इतना इनफॉर्मली बात क्यों कर रहा है। पार्क जवाब देता है कि उसकी उम्र 1000 साल से भी ज्यादा थी, लेकिन लड़की को उस पर यकीन नहीं होता। वो बताती है कि अवेकेंट सेंट्रल ऑफिस एक ऐसा संगठन है जो रिटर्नीज को समाज में एडजस्ट करने में मदद करता है, इसलिए ये वो जानकारियां थीं जो हर रिटर्नी को पता होनी चाहिए। उसे ये पढ़ने के लिए जितना समय चाहिए वो उतना समय ले सकता है, लेकिन फिलहाल उसे बस एक सांस लेकर यहाँ साइन करना चाहिए। थोड़ी देर बाद पार्क पेन उठा लेता है और कहता है कि उसने बहुत समय बाद इस चीज को देखा है। उसे हैरानी होती है कि 1000 साल बाद भी जब वो वापस आया तो अब भी लोग वही टूल इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर पार्क उस पेपर पर साइन कर देता है। प्रोटैगनिस्ट को देखते हुए चोई सोचती है कि शायद वो कोई केवमैन ही है, लेकिन फिर वो उसे कुछ अजीब करते हुए देखती है और वो फिर उसे बुलाती है। पार्क पूछता है कि उसे क्या चाहिए। चोई पूछती है कि क्या उसने उस जगह पर ड्राइंग करना सीखा था। प्रोटैगनिस्ट जवाब देता है कि उसे पहले से ड्राइंग आती थी। चोई फिर पूछती है कि क्या उसने वहां कुछ अलग सीखा, जैसे मैजिक या मार्शल आर्ट्स। पार्क जवाब देता है नहीं, क्योंकि वो जंगल में रहता था और उसे सरवाइव करने के लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ती थीं। इस पर लड़की कमेंट करती है कि बेसिकली उसे 10 साल तक अपनी जिंदगी बचाने के लिए इधर उधर भागना पड़ा। फिर हमें पता चलता है कि एक असली रिटर्नी बनने के लिए, जिसके पास पोर्टल पार करने की ताकत हो, उसे मॉन्स्टर्स को मारकर उनकी डायमेंशनल एनर्जी लेनी होती है। लेकिन फिर वो ये भी बताती है कि शायद उसे एक पीसफुल डिमेंशन मिली होगी और वहां 10 साल सरवाइव करने के बाद पार्क को सिर्फ लक से एक रिटर्न स्टोन मिला होगा और वो पोर्टल पार कर पाया। तभी पार्क जवाब देता है कि वो वहां सिर्फ 10 साल नहीं बल्कि 1000 साल तक था। चोई गुस्से में कहती है कि वो गलत है, ये 1000 नहीं बल्कि सिर्फ 10 साल थे। वो उससे कहती है कि वो पहले अपनी इन्फॉर्मेशन चेक करे जिसमें लिखा है कि वो 2015 में गायब हुआ था और 2025 में पोर्टल से वापस आया है।
डेटा को देखकर लड़का हैरान हो जाता है क्योंकि वो सच होता है। फिर लड़की उसे उसकी अवेकेंड आइडेंटिफिकेशन फिर से देती है और चलते चलते कहती है कि उसके द्वारा किए गए नुकसान की कुछ एक्सपेंसेस काट ली जाएंगी, इसलिए उसे इसके बारे में पूछताछ करनी चाहिए। साथ ही वो ये भी रिकमेंड करती है कि जब उसकी रिकवरी हो जाए तो उसे सीधे अपने परिवार के पास लौट जाना चाहिए। थोड़ी देर बाद चोई गुड बाय कहती है और वहां से चली जाती है। पार्क उसकी बातों को सोचता है। वो सोचता है कि क्या उसका परिवार अब भी जिंदा होगा। पहले तो उसने सब कुछ छोड़ दिया था, ये मानकर कि अगर वो कभी अर्थ वापस भी आया तो उसके दोस्त और परिवार सब मर चुके होंगे। अब जब वो वापस आ गया है तो उसे उस सच्चाई से जूझना पड़ेगा कि उसने उस फॉरेस्ट फैमिली को खो दिया है जो 1000 सालों से उसके साथ थी। लेकिन वो सिर्फ एक कल्पना थी, क्योंकि असल में तो सिर्फ 10 साल ही बीते थे। डॉक्यूमेंट्स को पढ़ते हुए पार्क शॉक्ड हो जाता है। उसे पता चलता है कि उसके माता पिता उस डंजन ब्रेक वाले दिन ही मर गए थे। लेकिन सब कुछ खोया नहीं था, क्योंकि उसका छोटा भाई जूनहो अब भी जिंदा था। डेस्परेट होकर पार्क तेजी से अस्पताल छोड़ने की कोशिश करता है और डॉक्टर के पास वापस दौड़ता है। डॉक्टर पूछता है कि क्या उसे कोई समस्या है। पार्क कहता है कि उसे उसकी मदद चाहिए, क्योंकि उसका भाई जिंदा है और वो चाहता है कि वो उसके रिलीज फॉर्म पर साइन करे ताकि वो उसके भाई को ढूंढ पाए। डॉक्टर थोड़ा हेजिटेंट होता है और कहता है कि उसे नहीं लगता पार्क अब भी सोसाइटी में वापस जाने के लिए तैयार है, इसलिए पहले क्यों ना वो थोड़ा वेट करे जब तक कि वो लोग उसके भाई के वेयर अबाउट्स के बारे में पता न लगा ले। पार्क इम्पेशेंट होकर जवाब देता है कि शायद उस टकले को समझ नहीं आया कि वो क्या कह रहा है और वो वहां उसकी परमिशन मांगने नहीं आया है। उसी समय डॉक्टर एक क्रीपी लुक के साथ उसकी बात मानने को तैयार हो जाता है, मगर उसकी भी एक कंडीशन है। थोड़ी ही देर बाद लड़का एक कार में होता है। वो डॉक्टर का धन्यवाद करता है और वादा करता है कि वो उसका एहसान कभी नहीं भूलेगा। डॉक्टर कहता है कि वो उससे बाद में मिलेगा और जाने से पहले वो ड्राइवर से कहता है कि वो पार्क को सुरक्षित पहुंचा दे, क्योंकि अभी वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। कार के जाते ही लड़की कमेंट करती है कि डॉक्टर ने पार्क के सारे हॉस्पिटल एक्सपेंसेस अपनी जेब से दिए थे। उसने उसके कपड़े और यहाँ तक कि ड्राइवर तक भी दिया था। वो पूछती है कि डॉक्टर ने ये सब क्यों किया, जबकि एफ रैंक रिटर्नीज को तो आमतौर पर सेंट्रल ऑफिस द्वारा अनदेखा किया जाता है। डॉक्टर जवाब देता है कि वो उस आदमी की कहानी सुनते रहना चाहता था और साथ ही उसे डोर नॉब भी जल्दी ठीक करवानी थी। लड़की हैरान हो जाती है और याद करती है कि डोर नॉब कैसे टूटी थी जब पार्क ने जल्दी में दरवाजा खोला था। बाद में डॉक्टर अपने ऑफिस में होता है और सोचता है कि ये दूसरी बार था जब डोर नॉब टूटा था। वो कहता है कि बहुत समय हो गया है जब उसने किसी इरेगुलर की स्मेल महसूस की थी। उधर पार्क अभी भी टैक्सी में होता है। तभी एक न्यूज रिपोर्ट आती है जिसमें बताया जाता है कि उसी दिन दोपहर 3 बजे मॉन्स्टर्स एक अनप्रोटेक्टेड फील्ड में प्रोविंस के अंदर भाग निकले। ये गलती एक मिस कैलकुलेशन के कारण हुई थी, जो एक छोटे पोर्टल के टूटने से हुआ। मॉन्स्टर्स उस इलाके को घेर रहे थे और स्थिति लगभग 50 मिनट में रिजॉल्व हो जाने की उम्मीद की जा रही थी। 2 अटैक्स को न्यूट्रलाइज कर दिया गया था, लेकिन 12 अवेकेंड सोल्जर्स की मौत हो चुकी थी। जैसे ही पार्क ये न्यूज सुन रहा होता है, वो ध्यान से स्क्रीन की ओर देखता है। तभी एक फ्लैशबैक में उसे डॉक्टर की बात याद आती है, जहां वो कह रहा होता है कि अब दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है। ये दुनिया उस डिजास्टर के बाद एकदम अलग जगह बन गई है। डॉक्टर ये भी कहता है कि अगर वो खुद अवेकेंड होता तो अपनी बोरिंग नौकरी छोड़कर सीधे फील्ड्स में जाकर मॉन्स्टर्स को मारकर अमीर बन गया होता। प्रोटोगोनिस्ट ड्राइवर से पूछता है कि ये सब आखिर क्या है। वो आदमी जवाब देता है कि पार्क को शायद सिर पर बहुत जोर से चोट लगी है, तभी उसे ये सब नहीं पता। पार्क कहता है कि वो उसे बस ठीक से समझा दे। फिर आदमी समझाता है कि 10 साल पहले पूरी दुनिया के लिए एक दरवाजा खुला था और इसीलिए उस दिन को ग्रेट डिजास्टर कहा जाता है। वो उनके विश्व की पहली डायमेंशनल कन्वर्जेंस थी, जहां उनका वर्ल्ड कई और दुनियाओं से जुड़ गया था और वहां मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया था। उसी दिन दुनिया की 10% जनसंख्या खत्म हो गई थी। उस समय की मिलिट्री उन मॉन्स्टर्स को रोकने के लिए काफी नहीं थी, जो हर जगह दिखाई दे रहे थे। इसीलिए जहां मिलिट्री नहीं पहुंच पाती थी, वहां मर्सिनरीज को भेजा गया। जो लोग उस डिजास्टर के दौरान गायब हुए थे या जिन्हें अवेकेंड कहा जाता है, उन्हें मर्सिनरीज लाइसेंस और मॉन्स्टर्स को मारने की अनुमति दी गई थी। पार्क फिर पूछता है कि आखिर वो मर्सिनरी कैसे बन सकता है। आदमी हंसने लगता है और कहता है कि एक आम इंसान के लिए यह बहुत मुश्किल है, क्योंकि पहले तो उसे अवेकन होना होगा, उसके बाद उसे अवेकेंड सेंट्रल ऑफिस का मर्सनरी टेस्ट पास करना होगा। लड़का ये सुनकर कहता है कि ये तो काफी मुश्किल लग रहा है। कुछ समय बीतता है और लड़का कहीं जाता हुआ दिखता है। ड्राइवर बताता है कि वो पहुंच चुके हैं और क्या पार्क सामने वाला घर देख पा रहा है, क्योंकि उसे जो पता दिया गया था वो इसी घर का था। थोड़ी ही देर में प्रोटैगनिस्ट गाड़ी से उतरता है और ड्राइवर को धन्यवाद कहता है। उधर वो जवान लड़का घर की ओर बढ़ता है। ऊपर से एक बूढ़ी औरत उसे देखती है और पूछती है कि वो कौन है। वो जवाब देता है कि वो झुनहो से मिलने आया है। औरत चुप रहती है और सोचती है कि ये लड़का अभी तक डायपर्स पहनता होगा, लेकिन ये बात ऐसे कर रहा है जैसे ये कोई बड़ा हो। पार्क को समझ नहीं आता कि उसका मतलब क्या है। वो जवाब देती है कि उस नाम का यहाँ कोई नहीं रहता और वो उसे वहां से जाने को कहती है। लड़का सोचता है कि शायद वो गलत जगह पर आ गया है, लेकिन तभी घर के अंदर से उसे कुछ लोगों की बहस सुनाई देती है। वो दरवाजे के पास जाता है और पास में पड़ा एक पेपर उठाता है। वो सोचता है कि क्या उसका भाई किसी कर्जे में है।
कुछ समय बाद लड़का सड़क पर चलता हुआ सोचता है कि जंगल में सबसे ताकतवर की चलती है, लेकिन एक सिविलाइज सोसाइटी में असली ताकत पैसा है। सीन कट होकर एक बिल्डिंग में जाता है जहां पार्क दाखिल होता है और अपनी अवेकेंड कार्ड दिखाता है। वहां बैठी महिला उसे बताती है कि उसकी मर्सनरी टेस्ट की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई है क्योंकि वो रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं करता। पार्क पूछता है कि इसमें गड़बड़ी क्या थी क्योंकि वो एक एफ रैंक अवेकेंड है। महिला जवाब देती है कि उसे एफ रैंक में क्लासिफाई किया गया है, जो कि जरूरी स्तर से 4 पॉइंट्स नीचे है। लड़का पूछता है कि ये कैसे हो सकता है क्योंकि उसने 2 हफ्ते पहले ही एक पोर्टल पार किया था। महिला बताती है कि आम लोग जब पोर्टल पार करने की कोशिश करते हैं तो वो मर जाते हैं, उनके शरीर 2 हिस्सों में बढ़ जाते हैं। वो ये भी कहती है कि उसे यकीन नहीं है कि पार्क ने सच में ऐसा किया। फिर वो कहती है कि पार्क चाहे तो अवेकेंड स्कूल ज्वाइन कर सकता है या फील्ड बैटल्स में पॉइंट्स कमा सकता है, और वो यहाँ तभी वापस आए जब वो सच में अवेकेंड बन जाए। वहां से निकलते समय पार्क सोचता है कि ये पूरा सिस्टम बहुत ही कंफ्यूजिंग है, लेकिन फिर उसे वो खबर याद आती है जो उसने टैक्सी में सुनी थी और उसमें उसकी दिलचस्पी जागती है। सीन कट होकर एक और जगह जाता है जहां पार्क एक टैक्सी में होता है। वो पूछता है कि वो दीवारें कितनी दूर तक फैली हुई हैं। ड्राइवर बताता है कि वो पूरी सिटी को घेरे हुए हैं और वो मैप ऐप में देख सकता है। फिर वो पूछता है कि क्या पार्क के पास वो ऐप है क्योंकि ये सिटी 12 हिस्सों में बांटी गई है और उनमें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सैकड़ों गेट्स होते हैं। पार्क सारी स्थिति को देखते हुए सोचता है कि उसे तुरंत कुछ करना होगा। थोड़ी ही देर बाद उसे अपना डेस्टिनेशन दिखता है और टैक्सी वाला बताता है कि वो सुऑन फील्ड गेट 27 पहुंच गए हैं। लड़का गाड़ी से उतरता है और एक विशाल इलाके की ओर देखता है। उसे लगता है कि उस गेट को पार करने के बाद हंटिंग ग्राउंड शुरू हो जाएगा। फिर वो उस ओर चलना शुरू करता है। वहां 2 सोल्जर्स बिना हिले डुले खड़े होते हैं। वो पूछते हैं कि प्रोटैगनिस्ट वहां क्या कर रहा है। वो जवाब देता है कि वो हंट करने आया है। एक सोल्जर चुप रहता है और उसका मर्सिनरी लाइसेंस मांगता है, लेकिन पार्क बताता है कि उसके पास लाइसेंस नहीं है। सिपाही कहता है कि आम नागरिकों को उस इलाके में दाखिल होने की अनुमति नहीं है। तभी उन्हें पास में कुछ हलचल दिखती है। दूसरा सिपाही कहता है कि एग्जिट बंद कर दी जाए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एक कार वहां घुस जाती है और उसमें बैठा एक क्रीचर एक आदमी को खा जाता है। नतीजन गाड़ी दीवार से टकरा जाती है। उधर दूसरा सिपाही तुरंत इमरजेंसी स्क्वाड को बुलाने का आदेश देता है ताकि उस क्रीचर को काबू में किया जा सके। सारे सोल्जर्स उस गाड़ी को घेर लेते हैं और कॉम्बैट पोजीशंस ले लेते हैं। तभी वो क्रीचर कार से बाहर आता है। सैनिकों को फायर करने का आदेश मिलता है और वो बार बार मॉन्स्टर पर शूट करने लगते हैं। ऐसा लगता है कि वो क्रीचर हार चुका है। सिपाही रिपोर्ट करते हैं कि स्थिति अब कंट्रोल में है और वो मॉन्स्टर जो गेट पार करके आया था उसे मार दिया गया है। दूसरा सिपाही सोचता है कि पार्क कहाँ चला गया। उसे लगता है शायद पार्क डर के मारे वहां से भाग गया होगा जब उसने मॉन्स्टर को देखा, लेकिन सच्चाई कुछ और ही होती है। उधर प्रोटैगनिस्ट उस इलाके से बाहर चलते हुए सोचता है कि ये तो एक फील्ड है, लेकिन फिर भी उसे सब कुछ महसूस हो रहा था। उसे यह भी लगता है कि अब उसे खुद की एक कार खरीदनी होगी। वो चारों ओर देखता है और सोचता है कि क्या सोल की सिटी को छोड़कर बाकी सारी सिटीज पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। कुछ समय बाद रात हो जाती है। पार्क महसूस करता है कि ये अंधेरा उसे कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। वो रूइंस के बीच चलना शुरू करता है और कहता है कि अब हंट करने का वक्त आ गया है। थोड़ी ही देर में उसका शरीर भारी लगने लगता है और वो जमीन पर गिर पड़ता है। लेकिन फिर वो कुछ बिल्डिंग्स को देखता है और उनकी तरफ तेजी से दौड़ने लगता है। वो बड़ी आसानी से इमारत पर चढ़ जाता है और उसकी टॉप तक पहुंच जाता है। उस ऊंची इमारत की छत पर पार्क खड़ा होता है और उसके पीछे चांद की रोशनी एक तगड़ा सीन बना रही होती है। लेकिन वो वहां सिर्फ स्टाइल मारने नहीं आया था। प्रोटैगनिस्ट अपनी आंखें बंद करता है और पूरे ध्यान से अपने सेंसेस को एक्टिवेट करता है ताकि वो सबसे बेहतर दिशा चुन सके। फिर वो तेजी से अपना सिर एक तरफ घुमाता है और तय करता है कि वो वहीं से शुरू करेगा। वो बिना किसी दिक्कत के इमारत से नीचे उतर जाता है। खाली सड़क पर घूमते हुए वो एक अंधेरी एलीवे के पास पहुंच जाता है जो थोड़ी संदिग्ध लग रही थी। एली के दूर किनारे पर गॉब्लिन्स का एक झुंड एक बेसहारा कुत्ते को घेर चुका होता है, शायद उसे अपना खाना बनाने के लिए। मॉन्स्टर्स के मुंह से टपकती हुई ड्रूल से साफ था कि वो भूखे थे, लेकिन वो कुत्ता आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो पूरी ताकत से लड़ रहा था। तभी अंधेरे से बाहर निकलते हुए हमारा लड़का सामने आता है। वो कुत्ते को देखता है और हल्की सी आयरॉनिक टोन में पूछता है कि क्या उसे मदद चाहिए। शायद उस मासूम कुत्ते की आंखों में दिखता डर कुछ कह रहा था। पार्क को देखकर वो गॉब्लिन्स उसकी तरफ दौड़ते हैं। पार्क भी मुस्कुराता है और सीधा फाइट में कूद पड़ता है। एक पल में वो घूमता है और पीछे से हमला करता है। पहले गॉब्लिन को उसने ऐसा मुक्का मारा कि उसका सिर उसके शरीर में धंस गया। लेकिन तभी और भी अजीब चीज होती है। एक के बाद एक सिस्टम विंडोज उसके सामने पॉप अप होने लगती है। एक के बाद एक एरर मैसेजेस दिखने लगते हैं और हमारे प्रोटैगनिस्ट को कुछ समझ नहीं आता कि चल क्या रहा है। स्क्रीन पर दिख रहा था कि उसके एक्शंस को पहचानने में कुछ गड़बड़ी हो गई है। जब वो इन सबको समझने की कोशिश कर रहा होता है, बाकी गॉब्लिन्स इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर हमला कर देते हैं।
उन्हें पूरी उम्मीद होती है कि अब जीत उनकी होगी, लेकिन उनका ये भरोसा एक एक करके टूट जाता है जब सबके दांत एक ही हिट में बाहर आ जाते हैं। आखिरी गॉब्लिन, जिसने अपने साथियों की तबाही देखी थी, वो डर के मारे भागने की कोशिश करता है। वो इमारत पर चढ़ता है, लेकिन वो एक बड़ी गलती करता है। वो ऊपर पहुंचकर पीछे मुड़कर देखता है, मानो वो उस मॉन्स्टर को आखिरी बार देखना चाहता हो, जिसने उसके साथियों को ऐसे मार दिया जैसे वो चींटी हो। लेकिन अपने पीछे वो पार्क को पाता है। पार्क उसके पास पहुंचता है। वो उसे उठाकर इमारत से नीचे फेंक देता है और नीचे गिरते ही उसकी मौत हो जाती है। नीचे जमीन पर एक और सिस्टम विंडो खुलती है जो बताती है कि उसकी क्लास एबिलिटीज दिखाने में एरर आ रहा है। इससे पार्क को एक बहुत पुरानी याद आ गई, करीब 1000 साल पहले की, जब वो पूरी तरह नंगे हालत में जंगल में अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहा था। तभी से उसने स्टेटस पॉइंट्स कमाने शुरू किए थे। क्या ये हो सकता है कि यहाँ धरती पर भी वो सिस्टम विंडोज अभी तक काम कर रही हों? और क्या ये एरर्स इस बात से जुड़ी हैं कि जब से वो इस दुनिया में लौटा है, उसका शरीर पहले से कमजोर हो गया है? अचानक एक नई विंडो खुलती है जिसका नाम होता है अचीवमेंट शॉप। पार्क उत्सुक होकर उसे देखने का फैसला करता है। उसके पास 7 पॉइंट्स होते हैं जिनसे वो कुछ आइटम्स खरीद सकता है। ये आइटम्स कुछ खास नहीं होती, लेकिन वो कुछ आइटम चुनता है और जैसे जादू से वो चीजें उसके सामने प्रकट हो जाती हैं। वो अभी खाना चखने ही वाला होता है कि एक आवाज उसका ध्यान खींचती है। उसे वही कुत्ता फिर से दिखाई देता है, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके साथ एक पपी खड़ा था। पार्क धीरे धीरे उसके पास जाता है। वो अपना हाथ कुत्ते के शरीर पर रखता है और महसूस करता है कि वो मर रहा है। वो जानवर अपनी इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करके मान लेता है कि अब वो चैन से आराम कर सकता है। लेकिन पार्क इतनी आसानी से हार मानने को तैयार नहीं था। शांत माहौल में ऐसा लगता है जैसे कुत्ता उससे कह रहा हो, मेरे बच्चे का ख्याल रखना। और पार्क ये कैसे भूल सकता है कि दूसरे वर्ल्ड में वुल्व्स ही उसका परिवार थे। शायद फेट खुद को दोहरा रही थी। उसने अपनी जेब से एक स्नैक निकाला और उस कुत्ते को दिया। शायद वो पार्क से भी ज्यादा भूखा था। इसके बाद वो उठकर उन गॉब्लिन की लाशों की ओर गया जो जमीन पर बिखरी पड़ी थीं। रात अभी भी जारी थी, लेकिन सनराइज तक उसने जो शुरू किया था उसे पूरा कर लिया। उसने उस कुत्ते के लिए एक सिंपल सा ग्रेव बनाया जो अपने बच्चे को बचाते हुए मारा गया था, और वो फिर चुपचाप वहीं खड़ा रहा उस पल को सम्मान देने के लिए। इसी बीच एरिया 27 के एंट्रेंस पर ट्रैफिक में अफरा तफरी मची हुई थी। वहां हॉर्न बजते जा रहे थे। वो ड्राइवर्स स्ट्रेस्ड थे और वो रास्ता क्लियर करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ये सब शोर एकदम से बंद हो गया जब एक फिगर वहां पहुंचा, अपनी पीठ पर कई मरे हुए गॉब्लिन्स को लेकर। भले ही वो सब मरे हुए थे, लेकिन उन मॉन्स्टर्स की झलक देखकर क्राउड पीछे हट गया। प्रोटोगोनिस्ट ने उन बॉडीज को बेच दिया और लूट के बदले में 10,000 से ज्यादा कमाया। सबसे वैल्यूएबल आइटम हर मॉन्स्टर के अंदर के क्रिस्टल्स थे, जो असली प्राइस थे। उसके नाम पर कोई बैंक अकाउंट नहीं था, इसलिए उसे पूरा पेमेंट कैश में दिया गया। इतनी बड़ी रकम देखकर वो चौंक गया और सोचने लगा कि अगर वो प्रॉपरली डंजन क्रॉलिंग शुरू करे और भी क्रिस्टल्स कलेक्ट करे तो वो कितना ज्यादा कमा सकता है। सिटी के एक कोने में एक ट्रक एक कन्वीनियंस स्टोर के पास पार्क्ड था। अंदर एक आदमी अपने पुराने दोस्त से बातें कर रहा था और अपने बच्चे के लिए एक चॉकलेट बार खरीद रहा था। ट्रक पर लौटते समय वो आदमी खुश नजर आ रहा था। उसका दिन भर का काम शांतिपूर्वक बीता था और अब उसे बस घर जाना था। लेकिन वो पीसफुल वाइब ज्यादा देर नहीं टिक पाई। वापस लौटते समय अचानक किसी ने उसका नाम पुकारा और बिना किसी वार्निंग के उसे एक जोरदार पंच मारा गया, जिससे वो सीधे जमीन पर गिर पड़ा। उस आदमी ने कहा कि बहुत समय हो गया था और वो लोग परेशान थे क्योंकि जुन्हो ने कहा था कि वो अपने बच्चे को छोड़कर भाग जाएगा। फिर बाकी लोग जुन्हो को पीटना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि पिछली बार से अब वो थोड़ा बेहतर लग रहा है। वो पूछते हैं कि उससे क्या लगता है कितनी बार वो लोग वहां आ चुके हैं। कुछ देर बाद जुन्हो थोड़ा पैसा निकालता है और कहता है कि ये उसी पेमेंट का हिस्सा है जो उसे मिला है। पैसे गिनते हुए वो आदमी बताता है कि उसकी मंथली फी 8,000 युआन थी और अब तक उसका 6,000 से ज्यादा का ब्याज जमा हो चुका था। यानी अब भी उसका काफी पैसा बकाया था। आंखों में आंसू लिए जुन्हो माफी मांगता है और कहता है कि वो उसे बस 3 और दिन का वक्त दे। फिर से मारते हुए वो आदमी पूछता है कि उसे क्या लगता है 3 दिन का इंटरेस्ट कितना होगा। वो कहता है कि जुन्हो अब झूठ बोलना बंद करे। उसी पल किसी ने जुन्हो को पुकारा। वो आदमी पूछता है कि वो कौन है। जुन्हो चौंक गया और उसे एहसास हुआ कि उसका भाई अभी भी जिंदा है। थोड़ी ही देर में पार्क अपने भाई के पास आता है और पूछता है कि क्या वो जुन्हो है। इसके बाद एक फ्लैशबैक दिखता है जहां जुन्हो को और लोग परेशान कर रहे थे। उसी समय प्रोटैगनिस्ट उन्हें देख रहा होता है। जुन्हो अपने भाई से मदद की भीख मांगता है, लेकिन पार्क उसे पूरी तरह इग्नोर करके जुन्हो को अकेला छोड़कर वहां से चला जाता है। इसलिए उसका भाई कभी भी उसके लिए कोई मदद नहीं बना। फ्लैशबैक में दिखाया गया कि देश भर में अजीब एक्सप्लोजन्स की खबरें फैल रही थीं। साथ ही रेड स्फीयर्स जो पोर्टल्स थे वो भी एक्सप्लोजन्स के साथ दिखाई देने लगे। जुन्हो ये सब देखकर शॉक्ड हो गया। वो भागकर अपनी मां के कमरे की ओर दौड़ा। उसके माता पिता खुश थे कि वो घर लौट आया, लेकिन उन्हें अभी तक दूसरे बेटे के बारे में कुछ पता नहीं था। उसी पल एक एक्सप्लोजन होता है और कई मॉन्स्टर्स दिखाई देने लगते हैं। उसी समय एक विशालकाय आंख जुन्हो को देख रही होती है।
थोड़ी ही देर में वो गायब हो जाता है। अब हम वर्तमान में वापस आते हैं। पार्क अब खुश नजर आ रहा होता है और वो कहता है कि जुन्हो पहले से भी ज्यादा बड़ा हो चुका है। जुन्हो कहता है कि उसने सोचा था पार्क मर चुका है। तभी एक और आदमी बीच में आकर पूछता है कि क्या वो वाकई जुन्हो का बड़ा भाई है। उसी समय पार्क उस लड़के का सिर पकड़ता है और कुछ ही सेकंड्स में उसे जोर से फेंक देता है। जुन्हो ये देखकर शॉक्ड रह जाता है क्योंकि हमारे प्रोटेगनिस्ट ने उसे इतनी जोर से मारा कि वो सीधा साइड में उड़ गया। ये देखकर वो दोनों गुंडे स्टन रह जाते हैं। पार्क अपने भाई से पूछता है कि क्या वो ठीक है। वो जवाब देता है कि हाँ वो ठीक है। तभी दूसरा आदमी पार्क की ओर चार्ज करता है। वो उसे किक करता है लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। इंस्टेड उसका पैर ही टूट जाता है और वो जमीन पर गिर पड़ता है। अब वो दर्द में तड़पने लगता है और दूसरा आदमी डर के मारे कांप रहा होता है। उसे लगने लगता है कि प्रोटेगनिस्ट शायद एक अवेकेंड बीइंग है। कुछ देर बाद पार्क उस डरे हुए आदमी से कहता है कि वो उसके पास आए, लेकिन वो आदमी कहता है कि उसने उसके भाई को कुछ नहीं किया। वो कहता है पार्क को उस पर विश्वास करना चाहिए क्योंकि एक वही था। उसने उन लोगों से कहा था कि वो उसके भाई को मारना बंद करें। इसके थोड़ी देर बाद पार्क उस आदमी को कुछ पैसे देता है और कहता है कि पैसे लो और निकल जाओ। कुछ समय बाद रात हो चुकी थी। वो बुजुर्ग औरत उसके सामने दिखाई देती है। प्रोटैगनिस्ट और उसका भाई दोनों उसे देखते हैं। औरत पूछती है कि क्या वो पक्का था कि वो आदमी उसका भाई है। जुन्हो जवाब देता है कि हाँ, उसे पूरा यकीन है। पार्क उस औरत को दादी कहकर बुलाता है और वो कहता है कि वो उनके लिए कुछ मीट लाया है। औरत कहती है कि उसे पहले ही बता देना चाहिए था कि वो उसका भाई है। फिर वो जुन्हो से कहती है कि वो जल्दी करे क्योंकि उसका बच्चा अपने पिता का इंतजार करते करते सो गया है। घर के अंदर एक लड़का सोया हुआ दिखाई देता है। पार्क जुन्हो से पूछता है कि क्या वो उसका बेटा है। जुन्हो बताता है कि उसका नाम गोनू है और वही उसका सबसे बड़ा खजाना है। पार्क पूछता है कि उस लड़के की माँ कहाँ है। जुन्हो जवाब देता है कि वो अपनी जिंदगी जीने के लिए चली गई थी, लेकिन ये भी उसकी ही गलती थी क्योंकि वो अपनी फैमिली के लिए कुछ खास नहीं कर पाया था। पार्क उसका मूड बदलने की कोशिश करता है और कहता है कि उन्हें एक ड्रिंक लेनी चाहिए। थोड़ी देर बाद वो दोनों टेबल पर बैठकर पी रहे होते हैं। जुन्हो बताता है कि पार्क के गायब हो जाने के बाद उसने सोचा था कि वो मर चुका है, लेकिन वो अब जिंदा था। पार्क पूछता है कि उसने कितना पैसा उधार लिया था। जुन्हो कहता है कि करीब 50 मिलियन वॉन, लेकिन अब वो ठीक है क्योंकि उसे भरोसा है कि वो ये मैनेज कर लेगा। उसने कहा कि अब उसके पास जॉब है। प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि वो किस तरह की जॉब है। जुनो बताता है कि वो एक लॉजिस्टिक्स सेंटर में काम करता है। पार्क पूछता है कि क्या वो ट्रक उसका है। जुनो जवाब देता है कि नहीं, वो ट्रक उसकी दादी के बेटे का था, लेकिन उसने दादी से ये कुछ समय के लिए उधार पर ले लिया है। फिर प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि उसकी दादी का बेटा करता क्या था। जुनो बताता है कि उसने सुना था कि वो उस बड़ी तबाही के दौरान मर गया था। तभी वो बच्चा जाग जाता है और देखता है कि सामने एक कुत्ता बैठा है। जब वो साइड में देखता है तो उसे अपने पिता जुनो का चेहरा दिखाई देता है, जो खुशी से पूछता है कि क्या उसका बेटा उठ गया है। लड़का शर्माते हुए पूछता है कि वो आदमी कौन है। उसका पिता कहता है कि वो उसका चाचा है और वो उसे नमस्ते करने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद वो लड़का कुत्ते के साथ खेलता हुआ दिखता है। जूनो सोचता है कि ये अच्छा है क्योंकि लड़के को हमेशा से एक कुत्ता चाहिए था। पार्क सजेस्ट करता है कि वो दोनों साथ में काम करें, लेकिन जूनो इस बात से काफी कंफ्यूज्ड हो जाता है। पार्क जवाब देता है कि वो सारा काम खुद करेगा, उसे बस ट्रक चलाने में मदद चाहिए। जूनो पूछता है कि उसका प्लान क्या है। पार्क बताता है कि उसे कुछ मॉन्स्टर्स को हंट करना है। ये सुनकर जुन्हो पूरी तरह से हैरान रह जाता है। बस आज के लिए इतना ही। और हाँ, पिछले 3 महीने में ज्यादा वीडियो नहीं आई, पता है, और शायद आप लोग थोड़ा नाराज भी हो, लेकिन सच्ची बताऊं तो ये 3 महीने बहुत टफ थे। कभी इधर से प्रॉब्लम, कभी उधर से। एक बार को तो लगा सब रुक ही जाएगा, उस सब पर एक अलग वीडियो बनेगा कभी। फिलहाल चीजें थोड़ी ठीक लग रही हैं, लेकिन कब तक रहेंगी कह नहीं सकता। पर हाँ, कोशिश पूरी रहेगी। चलिए मिलते हैं एक नए रिकैप के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।